एक एटम आखिर तबाह क्यों नहीं हो जाता? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर 20वीं सदी की शुरुआत में ये फिजिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द था। उस वक्त के नियमों के हिसाब से एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी खोकर न्यूक्लियस में समा जाना चाहिए था। मतलब एटम का तो कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम सब, ये पूरी दुनिया एटम से ही तो बनी है। तो फिर आखिर चल क्या रहा है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो नील्स बोर की। 1913 में उन्होंने एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मॉडल पेश किया जिसने ना सिर्फ इस बड़ी मुसीबत को हल किया, बल्कि फिजिक्स की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। तो दिक्कत आखिर थी क्या? देखिए, उस समय का सबसे अच्छा मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल। ये एटम को एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह देखता था। बीच में एक भारी न्यूक्लियस और उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब गोल गोल घूमेगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी फेंकेगा। इसका सीधा सा मतलब था कि इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते 1 सेकंड के अंदर ही न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। अब इस पहेली का हल मिला मैक्स प्लैंक के एक बिल्कुल ही नए और कह सकते हैं अजीब से आइडिया से। प्लैंक ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब एक ढलान की तरह नहीं होती जिस पर आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं। नहीं, एनर्जी सीढ़ियों की तरह होती है। आप या तो पहली सीढ़ी पर होंगे या दूसरी पर, बीच हवा में नहीं लटक सकते। एनर्जी के इन फिक्स्ड पैकेट्स को क्वांटा कहा गया। ये स्लाइड क्लासिकल और क्वांटम दुनिया के इसी फर्क को दिखाती है। एक तरफ है ढलान और दूसरी तरफ है फिक्स्ड अलग अलग सीढ़ियां। तो बोर ने क्या किया? उन्होंने इसी क्वांटम सीढ़ी वाले आइडिया को उठाया और सीधे सीधे एटम पर लगा दिया। और इससे उन्होंने एटम के लिए कुछ नए नियम बनाए जो उस समय की फिजिक्स के लिए एकदम सिर चकरा देने वाले थे। बोर का पहला नियम, या कह लीजिए पहला पोस्टुलेट, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की मनमर्जी नहीं चलेगी। वो न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। वो सिर्फ कुछ खास फिक्स रास्तों पर ही घूम सकते हैं जिनका रेडियस और एनर्जी दोनों पहले से तय होते हैं। इन खास रास्तों को स्टेशनरी स्टेट्स या ऑर्बिट्स कहा गया। और ये रहा वो नियम जिसने एटम के तबाह होने वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तय ऑर्बिट में है, तब तक वो कोई एनर्जी बाहर नहीं फेंकेगा। जीरो एनर्जी लॉस। वो एकदम स्टेबल है। वो एनर्जी सिर्फ तभी लेगा या देगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कूदेगा। बस, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, ऑर्बिट्स तो फिक्स है, पर कौन सी वाली, ये कैसे पता चलेगा? इसका जवाब मिलता है तीसरे नियम से, जो थोड़ा सा टेक्निकल है। ये नियम इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि कोई चीज कितनी तेजी से घूम रही है। तो बोर ने कहा कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स मुमकिन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी MVR एक खास वैल्यू h/2π का कोई होल नंबर मल्टीपल हो। मतलब n की जगह 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। यही वो सीढ़ियां हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में ये सब काम कैसे करता है, क्योंकि ये नियम सिर्फ हवा में नहीं थे। इनसे हाइड्रोजन एटम के लिए जो नतीजे निकले वो कमाल के थे और एक्सपेरिमेंट से एकदम मेल खाते थे। बोर ने अपनी थ्योरी से ये एक जबरदस्त फॉर्मूला निकाला। इससे हम हर सीढ़ी या ऑर्बिट n की एकदम सटीक एनर्जी En निकाल सकते हैं। इसमें ये जो RH है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल्स। इस फॉर्मूले से हम पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी पता कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, आपने उस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नोटिस किया? En = -RH 1/n²। ये माइनस क्यों है? इसका क्या मतलब? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बहुत बहुत दूर है। हम उसकी एनर्जी को 0 मान लेते हैं। अब जब वो न्यूक्लियस के पास आता है और किसी ऑर्बिट में बंध जाता है, तो वो एनर्जी छोड़ता है। इसलिए उसकी खुद की एनर्जी 0 से कम यानी नेगेटिव हो जाती है। वो न्यूक्लियस के जितना करीब आएगा उतना ही स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। कमाल की बात यह है कि बोर का मॉडल सिर्फ एनर्जी ही नहीं बताता था, बल्कि एटम का साइज भी। इस फॉर्मूले को देखिए। ये बताता है कि एक ऑर्बिट का रेडियस Rn उसके नंबर n के स्क्वायर के साथ बढ़ता है। जो सबसे छोटी ऑर्बिट है n = 1, उसे बोर ऑर्बिट कहते हैं और इसका रेडियस A0 होता है करीब 52.9 पिकोमीटर। अगली ऑर्बिट n = 2,
इससे 4 गुना बड़ी होगी और n=3 वाली 9 गुना बड़ी, और ऐसे ही आगे भी। और ये रहा पूरा खेल एक तस्वीर में। एकदम सिंपल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऊंची ऑर्बिट में कूदना है तो उसे ठीक उतनी एनर्जी का एक पैकेट यानी एक फोटॉन अब्जॉर्ब करना होगा जितना दोनों ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप है। और अगर उसे नीचे वाली ऑर्बिट में गिरना है तो वो ठीक उतनी ही एनर्जी का एक फोटॉन बाहर फेंक देगा। चलिए अब इस थ्योरी को टेस्ट किया जाए, है ना। एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल n=5 से n=2 पर कूदता है, तो जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ओके, तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इस जंप में एनर्जी कितनी निकली। हम अपने एनर्जी गैप वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम इनिशियल स्टेट ni=5 और फाइनल स्टेट nf=2 की वैल्यूज डालेंगे और हमें मिलता है -4.58 × 10⁻⁻19 जूल्स। यही वो एनर्जी है जो फोटॉन लेकर निकला है। अब इस एनर्जी से हम फ्रीक्वेंसी और फिर वेवलेंथ आसानी से निकाल लेंगे। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद हमें एक नंबर मिलता है 434 नैनोमीटर। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असली जादू तो अब शुरू होता है, जब हम असल में हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली लाइट को एक प्रिज्म से देखते हैं तो हमें रंगों का एक खास बारकोड दिखता है। और पता है उसमें क्या मिलता है? ठीक 434 नैनोमीटर पर एक चमकीली नीली बैंगनी लाइन जो बामर सीरीज का हिस्सा है। मतलब जो थ्योरी में कैलकुलेट किया वो असल में दिखा। ये बोर के मॉडल की सबसे बड़ी जीत थी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मॉडल जितना कमाल का था उतना ही अधूरा भी था। ये एक शानदार शुरुआत थी, एक मास्टरपीस थी, पर परफेक्ट नहीं। चलिए इसकी खूबियां और कमियां दोनों देखते हैं। तो इसकी बड़ी सफलताओं को फटाफट देख लेते हैं। इसने समझाया कि एटम स्टेबल क्यों है। इसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एकदम परफेक्टली प्रिडिक्ट किया। ये हीलियम आयन यानी He+ जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर भी काम कर गया। और सबसे जरूरी बात, इसने क्वांटाइजेशन का आइडिया यानी हर चीज का फिक्स पैकेट में होना एटॉमिक स्ट्रक्चर में मजबूती से स्थापित कर दिया। पर कुछ चीजें थीं जहां ये मॉडल फेल हो गया। जब साइंटिस्ट ने और बारीकी से देखा तो पता चला कि कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस असल में एक नहीं बल्कि 2 या उससे ज्यादा बहुत पास वाली लाइंस का गुच्छा है, जिन्हें डबलेट्स कहते हैं। बोर का मॉडल ये नहीं समझा पाया, और हीलियम जैसे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए तो ये मॉडल पूरी तरह से फेल था। और दिक्कतें भी थी। ये मॉडल ये भी नहीं बता पाया कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बदल जाती हैं, जिसे ज़ीमेन इफेक्ट कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, जिसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। और शायद सबसे बड़ी कमी, इसने ये नहीं बताया कि एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। तो आखिर में हम क्या कहें? बोर का मॉडल फाइनल जवाब नहीं था, पर वो एक बहुत बहुत ज़रूरी पड़ाव था, एक सीढ़ी थी। इसने फिजिक्स को एटम के सोलर सिस्टम वाले क्लासिकल नज़रिए से निकालकर क्वांटम की दुनिया में धकेल दिया। आज हम जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल जानते हैं उसकी नींव बोर ने ही रखी थी। तो बोर के मॉडल ने हमें एक बात तो सिखा दी, एटम की दुनिया हमारे कॉमन सेंस वाली दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। ये क्वांटम वर्ल्ड में हमारा पहला कदम था। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, हमारे यूनिवर्स के बारे में ऐसे और कौन कौन से कॉमन सेंस वाले नियम हैं जो बस टूटने का इंतजार कर रहे हैं।